जय श्री राम दोस्तों। आप सुन रहे हैं द हॉन्टेड क्लब। दोस्तों, जो आज की कहानी है मुझे मेरे सब्सक्राइबर प्रदीप जी ने भेजी है। उनका कहना है कि ये जो कहानी है एक सच्ची घटना है और ये जो घटना है उनकी भांजी दीपा के साथ घटित हुई थी। तो चलिए दोस्तों, लगा लीजिए अपने अपने ईयरफोन्स और कमरे की लाइट को कर लीजिए बंद। टाइम को बर्बाद ना करते हुए प्रदीप जी के पॉइंट ऑफ व्यू से शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी को। कहानी का शीर्षक है द हॉन्टेड हाउस। दीपा अपने परिवार के साथ अभी हाल ही में नए शहर में शिफ्ट हुई थी। बहुत कोशिश करने के बाद दीपा के पिता को यह घर रेंट पर मिला था। वो घर दीपा के स्कूल के नजदीक ही था, इसलिए दीपा को स्कूल आने जाने में कोई कठिनाई नहीं होने वाली थी। लेकिन एक बात जो दीपा को अजीब लग रही थी वो उसके घर के पीछे का खाली पड़ा हुआ घर था। जब दीपा ने पहली बार उस घर को देखा था तो उसे वो घर काफी अजीब और डरावना लग रहा था। उसे अपने खुद के घर में सबसे पीछे का कमरा मिला था, जिसकी खिड़की से उस खाली पड़े हुए घर का व्यू साफ दिखाई देता था। ये सब देखकर दीपा ने अपनी माँ से बात की और कहा कि मुझे ये कमरा बिल्कुल पसंद नहीं आया है माँ। मेरे कमरे की खिड़की से वो वीरान पड़ा हुआ मकान साफ नजर आ रहा है। माँ ने दीपा से कहा, तुम जानती हो ना बेटा कि कितना ढूंढने के बाद हमें ये घर मिला है। ये सुनकर दीपा ने कहा, माँ मुझे अपना कमरा नहीं पसंद है। माँ आप मुझसे अपना कमरा बदल क्यों नहीं लेते हो? दीपा की माँ ने दीपा की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा, बेटा इन सब फिजूल की चीजों में अपना दिमाग मत लगाओ और चुपचाप मेरी मदद करो। देखो अभी कितना सारा सामान शिफ्ट नहीं हुआ है, चलो शिफ्ट करो मेरे साथ। दीपा ने मुंह लटकाते हुए कहा, ठीक है माँ। फिर दीपा ने सामान शिफ्ट करने में अपनी माँ की मदद की। उसे पता था कि बड़ा वाला कमरा तो उसे मिलने से रहा, इसलिए उसने ना चाहते हुए भी उसी कमरे में रहने का फैसला कर लिया था। देखते देखते 3 महीने गुजर चुके थे और दीपा को उसी कमरे में रहने की आदत सी पड़ चुकी थी। उस वीरान पड़े घर को देखकर जो दीपा के मन में डर था मानो वो अब खत्म सा हो चुका था। फिर एक रात ये हुआ कि दीपा हमेशा की तरह अपने बिस्तर पर सोने के लिए पड़ी हुई थी कि तभी उसकी नजर खिड़की से उस वीरान घर पर पड़ी और वो अमावस्या की रात थी। रात के लगभग 2 बज रहे थे। उस घर पर नजर पड़ते ही दीपा अचानक चौंक गई, क्योंकि इतने दिनों में पहली बार उसे उस घर की खिड़की पर कोई खड़ा हुआ दिखाई दे रहा था। दीपा ये देखकर डर गई और उस खिड़की की तरफ लगातार देखने लगी। उसे उस घर में अंधेरे की वजह से कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था, पर इतना साफ पता चल रहा था कि कोई दीपा को उस खिड़की पर खड़ा देख रहा था। यह देखने के बाद दीपा तुरंत माँ और पिताजी के बेडरूम की तरफ दौड़ी। उसने उनके कमरे का दरवाजा खटखटाया और बोली, माँ दरवाजा खोलो जल्दी। माँ ने गुस्से से जवाब दिया, क्या है दीपा? दीपा बोली, माँ आप जल्दी मेरे कमरे में चलिए। उस वीरान पड़े हुए घर पर कोई है, अभी वो मुझे अपनी खिड़की से देख रहा था। माँ चौंकते हुए बोली, ये क्या कह रही हो बेटा तुम? दीपा बोली, माँ आप प्लीज मेरे साथ चलिए प्लीज, मुझे बहुत डर लग रहा है माँ। फिर दीपा अपनी माँ को लेकर अपने कमरे में आ गई। उसने अपनी माँ को इशारे से उस घर की खिड़की की ओर देखने को कहा, पर खिड़की पर अब कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। दीपा यह देखकर डर गई और बोली, अरे माँ अभी तो यही था, कोई तो खड़ा था वहां पर, पता नहीं कहां चला गया। दीपा की माँ गुस्से में दीपा से बोली, देखो बेटा वहां पर कोई भी नहीं है, ये सब तुम्हारा वहम है, इसलिए कहती हूँ हॉरर मूवीज थोड़ी कम देखा करो। चलो अब जल्दी सो जाओ, रात बहुत हो चुकी है।
कल तुम्हें स्कूल भी जाना है। इतना कहने के बाद दीपा की माँ वहां से चली गई। दीपा मायूस होकर अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई और उसी खिड़की की ओर देखने लगी थी। उसे पूरा यकीन था कि उस घर की खिड़की पर कोई तो खड़ा हुआ था जिसे उसने देखा था। यही सब सोचते हुए दीपा की आंख लग गई। अगले दिन स्कूल छूटने के बाद दीपा अपनी साइकिल से हमेशा की तरह वापस अपने घर आ रही थी। घर आने के बाद जब दीपा अपने कमरे में गई तब उसकी नजर वापस उस वीरान पड़े घर पर पड़ी। तो दोबारा उसे इस बात का एहसास हुआ कि कोई तो फिर उसे देख रहा था। दोपहर का समय था, इसलिए उसे ऐसा लग रहा था कि कोई चुड़ैल उसे देख रही थी। दीपा की नजर बस एक पल के लिए ही उस पर पड़ी थी और वो चुड़ैल देखते ही गायब हो गई। ये सब देखने के बाद दीपा बहुत डर चुकी थी। इस बारे में दीपा ने अपनी माँ को भी बताया, पर दोबारा उसकी माँ ने दीपा की बात को नजरअंदाज कर दिया था। उसकी माँ का मानना था कि कोई मोहल्ले का बच्चा उसके साथ प्रैंक कर रहा था। उसी दिन रात को दीपा ने अपने घर वालों को बिना बताए अकेले उस घर में जाने की ठानी। उसने अपने घर वालों को इसलिए नहीं बताया क्योंकि उसे पता था कि घर वाले उसे रात को कहीं भी जाने नहीं देंगे। आखिरकार दीपा ने उस घर के अंदर अपना कदम रख ही दिया था। उस घर में चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था और दीपा यह देखकर काफी घबराई हुई थी। उस घर में जाते वक्त वो अपना मोबाइल भी लेकर गई थी, जिसकी फ्लैश लाइट से उसे आगे बढ़ने का रास्ता दिखाई दे रहा था। फिर धीरे धीरे उसने ऊपर वाली मंजिल की ओर जा रही सीढ़ियों को चढ़ते हुए जब दीपा पहली मंजिल पर जा रही थी तो उसे एहसास हुआ कि कोई तो उसके पीछे पीछे सीढ़ियों को चढ़ रहा था। दीपा ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। किसी के चलने की आवाज सुनकर दीपा को पसीने आने लगे थे और वो काफी ज्यादा डर चुकी थी। डरते हुए जब दीपा उस वीरान घर की पहली मंजिल पर पहुंची तो उसने देखा कि उस कमरे में भी नीचे वाले कमरे की तरह सन्नाटा पसरा हुआ था। फिर वो खिड़की पर पहुंची जहां उसे बीती रात अपने घर से कोई खड़ा हुआ देख रहा था। इस खिड़की से दीपा को अपने घर की खिड़की साफ साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन जो उसने वहां से देखा था वो देखकर मानो दीपा के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उसने देखा कि उसकी तरह ही दिखने वाली लड़की उसके कमरे में खड़ी उसे देख रही थी और कुछ देर बाद ही दीपा की माँ आकर उस लड़की को कुछ बोल रही थी, लेकिन असली दीपा तो उस वीरान मकान में खड़ी थी। तो फिर दीपा के घर वो हूबहू दीपा की तरह दिखने वाली लड़की कौन थी? आप सुन रहे हैं द हॉन्टेड क्लब। ये सब देखकर दीपा को एहसास हो चुका था कि कोई तो अदृश्य शक्ति या भूत पिशाच इस घर में है। दीपा ये सब देखकर उस वीरान मकान से चिल्लाने लगी कि मां, मैं वो नहीं हूं, मैं यहां इस डरावने घर में हूं। लेकिन दीपा की आवाज मानो दब सी गई थी। उसकी आवाज उसकी मां तक पहुंच नहीं पा रही थी। फिर उसने अपनी मां को मोबाइल से कॉल करने की कोशिश की, लेकिन मोबाइल के नेटवर्क का नामो निशान भी नहीं था। ये बात हैरान करने वाली थी क्योंकि दीपा के एरिया में नेटवर्क हमेशा रहते थे। तो दीपा इस तरह उस वीरान पड़े घर में फंस चुकी थी और उसका रूप लेकर चुड़ैल उसके घर में बस चुकी थी। अगले दिन दीपा की माँ दीपा को जगा रही थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो दीपा नहीं बल्कि उसके रूप में एक चुड़ैल थी। दीपा की माँ दीपा को उठाते हुए बोली, अरे दीपा बेटा उठो, तुमने अलार्म नहीं लगाया था क्या?
बेटा स्कूल के लिए लेट हो जाओगी तुम। लेकिन दीपा ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर दीपा की मां उसे उठाने के लिए उसके कमरे में चली गई, लेकिन दीपा वहीं अपने बिस्तर पर पड़ी हुई थी। दीपा की मां दोबारा दीपा से बोली, अरे उठो बेटा, स्कूल जाना है तुम्हें। तभी दीपा थोड़ी धीरे आवाज में बोली, वो आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है मां। क्या हुआ तुम्हारी तबीयत को? ऐसा कहते हुए दीपा की मां ने उसके सिर पर हाथ लगाया तो महसूस किया कि उसका बदन गर्म था। दीपा की मां ने कहा, अरे हाँ, तुम्हें तो बुखार सा लग रहा है बेटा। एक काम करो, तुम आज रेस्ट कर लो। किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे आवाज लगा लेना, मैं तुम्हें लाकर दे दूंगी। दीपा ने अपनी मां की ओर देखकर कहा, हाँ मां, वैसे कोई जरूरत नहीं है, आप मुझे बस थोड़ी देर आराम करने दीजिए, मैं अपने आप ठीक हो जाऊंगी। मां ने दीपा की ओर देखते हुए कहा, ठीक है बेटा, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे पापा को चाय देकर आती हूं। इसके बाद दीपा की मां उस कमरे से चली गई थी। बाद में जब उसके पिताजी को दीपा की तबीयत खराब होने के बारे में पता चला तो वो भी चिंतित हो गए थे। फिर दीपा के पिताजी ऑफिस चले गए थे और उसकी मां घर के कामों में व्यस्त हो चुकी थी। काम करते समय भी दीपा की मां उसका हालचाल पूछ रही थी, लेकिन सच तो यह था कि उसकी असली दीपा उस वीरान घर में कैद थी। देखते देखते 4 दिन गुजर चुके थे। इन 4 दिनों में बहुत कुछ हो चुका था। शहर में खौफ का माहौल था। कई इंसान और जानवरों की हत्या हो चुकी थी। उनके शव को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उन्हें मारकर खाया गया हो। जाहिर सी बात थी, दीपा की मां को यह सब देखकर दीपा की चिंता बहुत हो चुकी थी। लेकिन एक बात और थी जो दीपा के मम्मी पापा को खटक रही थी। वो यह थी कि पिछले कुछ दिनों से दीपा का व्यवहार बिल्कुल बदल सा गया था। वो खाना नहीं खाती थी। खाने को बैठती थी तो एक आधा निवाला खाकर मुझे भूख नहीं है ये कहकर चली जाती थी। वो किसी से ज्यादा बात भी नहीं करती थी। एक और बात थी जो दीपा की मां को खटक रही थी। वो ये थी, दीपा अब कमरे में ही रहती थी। पहले वो किसी न किसी बहाने से बाहर निकलती थी, पर अब उसने बिल्कुल बाहर जाना बंद कर दिया था। अब जब दीपा की मां उसे स्कूल जाने को कहती थी तो वो तबीयत खराब होने का बहाना बना देती थी। उसमें आए ऐसे बदलाव को लेकर उसके मम्मी पापा दीपा की चिंता करने लगे थे, लेकिन सच्चाई की उन्हें जरा सी भी भनक नहीं थी। मां मुझे बचाओ, मां मुझे बचाओ, ऐसा दीपा चिल्ला रही थी, और वो भी उस वीरान पड़े मकान के अंदर से। ये नजारा देखने के बाद दीपा की मां की नींद टूट गई। ये तो बहुत भयानक सपना था, ऐसा अपने आप से कहते हुए वो उठी। उस वक्त रात के लगभग 3 बज रहे थे। उसके बाद दीपा की मां जब उसके कमरे में पहुंची तो उसने जो देखा उसके बदन में सिहरन सी दौड़ गई। दीपा की मां ने देखा कि दीपा उस कमरे में थी ही नहीं, इसलिए दीपा की मां परेशान होकर उसे पूरे घर में ढूंढने लगी, लेकिन दीपा का उस घर में कोई नामो निशान भी नहीं था। दीपा की मां उसे ढूंढते ढूंढते घर की खिड़की पर पहुंचकर जब उन्होंने बाहर देखा तो उस मंजर ने दीपा की मां को अंदर पूरा डरा कर रख दिया था। उसने देखा कि दीपा किसी काली बिल्ली के शव को खा रही थी। थोड़ी देर बाद जब दीपा अपना काम खत्म करके घर के अंदर आने लगी तो उसकी मां दरवाजे के पीछे चुपचाप दीपा को देखने लगी। दीपा के मुंह और कपड़ों पर खून लगा हुआ था और वो नहाने के लिए बाथरूम जा रही थी। जब दीपा बाथरूम में नहा रही थी तो दीपा की मां कमरे में आकर रोने लगी। ये दीपा को क्या हो गया? ये मेरी दीपा नहीं हो सकती। ऐसा रोते हुए वो गिड़गिड़ाती रही थी कि तभी उसकी नजर उस खाली पड़े हुए घर पर पड़ी जो कि बिल्कुल वीरान था। दीपा उस घर की खिड़की पर ही खड़ी हाथों से इशारा कर रही थी। तभी दीपा की मां को याद आया
कि पहले भी दीपा ने उस घर के बारे में बात की थी, यही कि वहां कोई उसे नजर आता था। दीपा की मां अब सब कुछ समझ चुकी थी कि दीपा उस घर में कैद है और यहाँ जो दीपा का रूप लेकर रह रही है वो एक चुड़ैल है। दीपा की मां ये सब सोच ही रही थी कि दीपा अचानक वहां आ गई और बोली, क्या मां, आप इस वक्त मेरे कमरे में क्या कर रही हो? दीपा की मां डरते हुए बोली, बेटा तुम कहां थी? दीपा ने जवाब दिया, मां मैं तो शावर लेने बाथरूम में गई थी, आज कुछ ज्यादा ही गर्मी है ना। दीपा की मां बोली, हाँ 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 बेटा, ये बात तो है। खैर इस बात को छोड़ो, तुम्हारे पिताजी की तबीयत खराब हो गई है। मैंने मेडिकल वाले से बात कर ली है, हमें अभी वहां से दवाई लेने जाना है, चलोगी ना तुम? दीपा बोली, हाँ मां जरूर। कुछ देर बाद दीपा की मां ड्राइविंग करते हुए दीपा के रूप में उस चुड़ैल को अपने घर से किलोमीटर दूर ले गई थी। वो ड्राइव कर रही थी कि तभी दीपा की मां दीपा से बोली, दीपा बेटा, क्या तुम्हें पता है तुम्हारे पिताजी तुमसे बहुत प्यार करते हैं? कल ही वो मुझे बता रहे थे कि वो तुम्हारे बचपन के दिनों को बहुत मिस कर रहे थे। उन्हें तो तुम्हारी उस गुड़िया का नाम भी याद है जिसे तुम अपने से बिल्कुल अलग नहीं करती थी। उस गुड़िया का नाम सारा था ना? दीपा यह सुनकर काफी घबरा चुकी थी क्योंकि वो एक दीपा के रूप में चुड़ैल थी और वो ये सब कुछ नहीं जानती थी जो उसकी मां उससे पूछ रही थी। दीपा ने डरते हुए जवाब दिया, हाँ मां, मुझे याद है वो गुड़िया मेरे लिए बहुत खास थी और मैं अक्सर उसके साथ खेलती थी, याद है मुझे मां। यह सुनकर दीपा की मां का शक पूरी तरह सच में साबित हो चुका था और गुस्से में आकर दीपा की मां ने उस चुड़ैल से बोला, अच्छा पर दीपा को तो गुड़िया से सख्त नफरत थी और उसके पास कोई गुड़िया भी नहीं थी। ऐसा कहकर दीपा की मां ने गाड़ी रोक दी और वो चुड़ैल ये सुनकर बोली, अच्छा तो तुम्हें सब पता चल गया। ऐसा बोलकर वो चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगी। ये सब देखकर दीपा की मां कार से बाहर आ गई और कार के दरवाजे को लॉक कर दिया था। फिर कार की डिक्की से पेट्रोल निकालकर वो उस कार पर डालने लगी। पेट्रोल डालकर वो आग लगाने ही वाली थी कि तभी वो चुड़ैल बोली, मां ये आप क्या कर रही हो? मैं आपकी बेटी दीपा हूं। उसकी मां रोते हुए बोली, मैं जानती हूं मैं क्या कर रही हूं, तुम मेरी बेटी नहीं हो, मेरी बेटी काफी दिनों से उस घर में कैद है। इसके बाद उसने कार को आग लगा दी। कार के साथ साथ वो चुड़ैल भी आग में सम हो चुकी थी। फिर उसकी मां ने हिम्मत करके दीपा को उस वीरान घर से बाहर निकाल दिया। दीपा की हालत देखकर उसकी मां रो पड़ी थी। उसने 4 दिनों से कुछ भी नहीं खाया था। इस घटना के बाद दीपा का परिवार उस घर को छोड़कर दूसरे घर में रहने लगा था। उन्हें उसी शहर में दूसरा घर रेंट पर मिल चुका था, लेकिन उन्होंने घर शिफ्ट करने से पहले वहां की अच्छे से जांच पड़ताल की थी। फिर वहां शिफ्ट हुए थे। उन्होंने कभी भी किसी और के साथ उस चुड़ैल का जिक्र नहीं किया था और ना ही उस चुड़ैल के बारे में जानने की कोशिश की थी। अब दीपा भी ये सब कुछ भूलकर आगे बढ़ चुकी थी, अपनी लाइफ अच्छे से जीने लगी थी। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आशा करता हूं आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। तो दोस्तों अगर पहली बार आपने मुझसे कहानी सुनी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर आप मुझसे कोई कहानी शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मैंने अपनी आईडी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो दोस्तों मिलते हैं एक और डरावनी और रहस्यमय कहानी के साथ। धन्यवाद।
और जय श्री राम।